हाय गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के अपने नेक्स्ट टॉपिक की। चैप्टर आप लोगों को पता है कि हम लोगों का कौन सा चल रहा था, मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हम लोगों का चैप्टर ये चल रहा था और इसमें हम लोग आहार नाल को कंप्लीट कर चुके थे, एलिमेंट्री कैनाल को बेटा कंप्लीट कर चुके थे। पाचक ग्रंथियों में बेटा हम लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि जो लार ग्रंथियां उनको पढ़ लिया था। लिवर को हमने एक पूरा लेक्चर दिया था लिवर को समझने के लिए, यकृत को समझने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था लिवर जो है बेटा वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लिवर के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड में हो या फिर आपका नीट में हो। ठीक है, तो आज अपन लोग लास्ट पाचक ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि या पैंक्रियास की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पाचन की क्रियाविधि, पाचन की क्रियाविधि। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका पाचक ग्रंथि में अग्नाशय, पैंक्रियास। पैंक्रियास बेटा मैंने इसको यहाँ पर 5 स्टार क्वेश्चन दिया हुआ है क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा रहता है। ठीक है, 5वां स्टार ये रहा। ओके, काफी बार मतलब ये पेपर में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग है, इसकी जो शुरुआत है ना बेटा, उसी में ही कॉम्प्लिकेसी है, उसी में ही क्या है, कॉम्प्लिकेसी, जटिलताएं हैं। जैसे अब अग्नाशय की बात करें तो सबसे पहली लाइन क्या कह रहे हैं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। दूसरी है तो पहली कौन सी थी? लिवर। ठीक है, पहली कौन सी थी? लिवर थी हमारी, यकृत था हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। क्लियर है? क्लियर है ना? फिर अगर इसके आकार की बात करें, भाई लिवर जो है वो बाइलोब्ड था, 2 पालियां थी, दाई पाली और बाई पाली, और उनके बाद भी उसमें 2 पालियां थी। ठीक है, तो लोब्ड स्ट्रक्चर थी। लेकिन पैंक्रियास का कोई जो साइज है बेटा, आकार है, यानी कि जो उसका साइज और शेप है वो कोई पर्टिकुलरली डिटरमाइन नहीं है, सब कुछ अलग अलग है। तो ये भी बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे क्योंकि आप लोगों के पास जो ये मैटर है ये आपके नोट्स ही हैं। क्लियर है? तो इसमें देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइज और शेप जो है वो जनरली उसका कोई पर्टिकुलर एक साइज और शेप नहीं है, वो अलग अलग है। ओके, फिर बात करते हैं, सुनिए मेरी बात, एनियमिक आकार की मिश्रित ग्रंथि, ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि वर्ड आ गया मिश्रित। अब मिश्रित ग्लैंड का मतलब क्या है, आप लोगों ने, हालांकि आपको पता हो, आपने 10th क्लास में जब ग्लैंड्स पढ़े थे, ठीक है, कक्षा 10 में जब आप लोगों ने ग्रंथियां पढ़ी थी, जब आप लोगों ने समन्वय तंत्र पढ़ा था, ठीक है, तो उस केस में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, समन्वय तंत्र कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियां पढ़ी थी। क्लियर है? आई रिपीट अगेन, उसको मैं दोबारा बता रहा हूं कि जो ग्रंथि है, सबसे पहला वर्ड होता है हमारी सबसे लड़ाई है बेटा, ग्रंथि, ग्लैंड्स। क्या है ये? कोई भी उभार। अब उभार बेटा शरीर के बाहर दिखाई देता है। ठीक है, ग्रंथि है, कोई भी गांठ है, वो शरीर के बाहर दिखाई देती है, फुंसी है बाहर दिखाई देती है, और अंदरूनी उभार। अब बाहर और अंदर दोनों की तरफ उभार होता है ना, तो अंदरूनी उभार। तो अब ये ग्रंथि का मतलब है कोई भी उभार या कोई भी प्रोजेक्शंस जिसमें से, मेन वर्ड लिख लीजिएगा, अगर नोटबुक में आप लोगों के पास साथ में नोटबुक लेके बैठे तो लिख लीजिएगा, कोई भी उभार जिसमें से तरल संरचना या फिर तरल पदार्थ स्रावित हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका? ग्रंथि। वो क्या कहलाता है आपका? ग्रंथि। अब ये ग्रंथियां बेटा अपनी फंक्शनिंग के आधार पर, कार्यविधि के आधार पर हमने 2 प्रकार की बांटी थी। कक्षा 10 का बता रहा हूं मैं, 12वीं की 11वीं की बात ही नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड लिया उन्होंने क्लास 11th में पढ़ाई है, और आरबीएसई वाले जो बोर्ड वाले हैं, जो रीजनल बोर्ड वाले हैं, वो 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है अंतःस्रावी। कौन सी होती है? अंतःस्रावी। और एक होती है बहिस्रावी। हालांकि ये आप लोगों के इसी 12th क्लास के मैं नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, आगे आएंगे ये दोनों। अंतः मतलब अंदर, और बही बाहर बाहर, इसका किसी के अंदर घुसने का कोई रोल ही नहीं है। स्त्रावी, स्त्राव करना, यानी जो अपने द्वारा निकलने वाले रसायनों को या हार्मोन्स को सीधे रक्त में या ब्लड में
किसमें? ब्लड में प्रवाहित करती हैं, रक्त में प्रवाहित करती हैं, क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर है? बहिस्रावी, बहिस्रावी मतलब कि ये रक्त में नहीं करती, ये भाई किसी के अंदर, अंत मतलब अंदर, किसी के अंदर डाल देना नहीं। बहिस्रावी क्या करती है? ये स्वयं की नलिकाओं के द्वारा, खुद की नलियां होती है बेटा इसके पास, ये बोलती है कि मैं किसी के लफड़े में नहीं पड़ने वाली, भाई अपने दूर से बने। ठीक है ना? ओके, तो ये क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। ओके, अच्छा, मिश्रित मतलब कि जो इन दोनों तरीके के काम करें। मिश्रित का मतलब क्या होता है? कि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही तरीकों से वर्क करती है, क्रिया करती है, वो क्या कहलाती है? मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। क्लियर है? मिश्रित ग्रंथि। अब अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, हालांकि बहिस्रावी दोनों तरह के कार्य कर सकती है। ठीक है, ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आता है, याद रखिएगा कि मानव शरीर में पाई जाने वाली किसी मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण दीजिए। पैंक्रियाज सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि टेस्टिस भी आते हैं, प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको पहले लेंगे। ठीक है, फिर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, भ्रूणीय विकास मतलब जब कोई भी बच्चा जो है वो शरीर में बन रहा है, यानी जायगोट से जब बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस दौरान भ्रूणीय विकास का मतलब होता है जायगोट का भ्रूण में या शिशु में परिवर्तित हो जाना, भ्रूणीय विकास कहलाता है। लिख लीजिएगा, जायगोट का भ्रूण अथवा शिशु में परिवर्तित होना भ्रूणीय विकास कहलाता है। ठीक है, तो भ्रूणीय विकास के दौरान इसकी उत्पत्ति जो है वो एंडोडर्म। अब एंडोडर्म क्या है? वही सेल्स की सबसे अंदर वाली लेयर, सेल्स की सबसे अंदर वाली लेयर, उससे बनती है। तो ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। फिर सिचुएशन की बात कर रहा है बेटा, ये कहां से कहां सिचुएटेड है। ठीक है ना? तो आप लोग, मैं जो बिल्कुल स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, ग्रहणी, ड्यूडेरम, ड्यूडेरम की दो भुजाएं हैं बेटा, तो ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच में मॉडरेट ग्लैंड है बेटा, मॉडरेट ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? मॉडरेट ग्लैंड है, ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच में स्थित है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बारे में स्ट्रक्चर, हालांकि कभी मैं पूछता नहीं है, सीधे सेल्स को देखिए पूछता है, ये सीधी क्या पूछता है? इसकी कोशिकाएं पूछता है कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो इसमें जनरली अगर हम लोग बात करें, ये ग्लैंड है, हालांकि टिश्यू का पार्ट है छोटा सा, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं होता। तो इसमें दो प्रकार की सेल्स के ग्रुप होते हैं। कितने टाइप की सेल्स होती है? दो प्रकार की ग्रुप होता है बेटा, समूह। थोड़ा सा इंग्लिश अगर सीखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोगों की जो पढ़ाई है उसमें इंग्लिश के वर्ड काफी यूज होते हैं। और इंग्लिश में कहता हूँ, इंग्लिश इज क्वाइट सिंपल एज हिंदी। हिंदी की तुलना में इंग्लिश आपकी बहुत सरल है। ठीक है, अब पहली है एसिनाई कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? एसिनाई। आपकी बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है, एसिनाई कोशिका। अच्छा, ये कैसे कार्य करती है? बहिस्रावी प्रकार की कोशिकाओं का समूह। कैसी कार्य करती है? बहिस्रावी, यानी कि अपनी जो अपने स्रावित हार्मोन्स है उनको डायरेक्ट अपनी खुद की नलिकाओं के द्वारा कहाँ तक पहुंचाती है? अपने टारगेट अंग तक पहुंचाती है, लक्ष्य अंग तक पहुंचाती है। ठीक है, तो बहिस्रावी प्रकार की कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप है, जो संयोजी ऊतक। अच्छा, संयोजी ऊतक क्या है भाई? अगर आपने पढ़ा है ऊतक तो संयोजी ऊतक बेटा हमारे खून में, हमारा जो खून है ना, संयोजी ऊतक है। ठीक है, हमारे टिश्यूज जो संयोजी ऊतक है, हमारी हड्डियां जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक है, क्लियर? ओके, यानी जो दो अंगों को जोड़ने वाला, दो अलग अलग कोशिकाओं को जोड़ने वाला, दो अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ने वाला संयोजी, संयोजी होता है जोड़ने वाला, संयोजक। ठीक है, कि मध्य स्थित होते हैं और इन्हीं से आपका जो अग्नाशयी रस है, पैंक्रियाटिक जूस है, वो निकलता है। तो याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अग्नाशय रस किससे निकलता है? एसिनाई कोशिकाओं से। कहां से निकलता है? एसिनाई कोशिकाओं से अग्नाशय रस निकलता है। ठीक है, फिर आता है सेकंड आपके पास लैंगरहैंस की दीपिकाएं। इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 2 स्टार, सॉरी 3 स्टार दूंगा। ठीक है, 3 स्टार देंगे इसको। हालांकि टीचर्स क्या कहते हैं कि जो लैंगरहैंस की कोशिकाएं हैं, इनसे इंसुलिन हार्मोन का रिलीज होता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल में जाते हैं बेटा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। अब डिटेल में क्यों जा रहे हैं वो देखिएगा। डिटेल में जाने का मेन मकसद क्या है कि ये अंतर, अब आइसलैंड होता है बेटा दीपिकाएं, ठीक है, ऑफ लैंगरहैंस। अच्छा, लैंगरहैंस क्यों नाम दिया गया बेटा, क्योंकि इसे लैंगरहैंस नामक साइंटिस्ट ने खोजा गया था। आई बात समझ में, तो लिख लो, इन कोशिकाओं का नाम लैंगरहैंस दीपिकाएं इसीलिए दिया गया क्योंकि सर्वप्रथम इन्हें लैंगरहैंस, सॉरी नींद नहीं आ रही मुझे आने की, लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ओके, ये क्या है बेटा, अंतःस्रावी प्रकार की कोशिकाओं का समूह। कैसी कोशिकाओं का समूह है, अंतःस्रावी प्रकार की कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। कैसी कोशिकाओं का समूह बेटा, अंतःस्रावी प्रकार की कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। कैसी कोशिकाओं का समूह बेटा, अंतःस्रावी प्रकार की कोशिकाओं का समूह, ठीक है। जो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ऐसे कोशिकाओं के मध्य कहीं कहीं स्थित होती है। कहीं कहीं मतलब पूरे में नहीं है, पूरे में नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं स्थित है, कहीं कहीं सिचुएटेड है। ओके, आगे बात देखो क्या कह रहा है कि इसमें 3 अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती है। अब भाई कोशिकाओं का समूह है तो 3 अलग अलग टाइप की सेल्स होगी। अच्छा, ऊतक की अगर परिभाषा आपको याद हो तो ऊतक का मतलब क्या था कि समान और असमान कोशिकाओं का वह समूह। अब समान मतलब एक जैसी, ऐसी कोशिका एक जैसी अकेली। अब लैंगरहैंस में 3 अलग अलग प्रकार की है, ठीक है, जो एक ही तरह के कार्य करें। अच्छा, तो लैंगरहैंस को आप लोग ऊतक भी बोल सकते हो, हालांकि इस बुक में नहीं है आप लोगों के। आगे जब आप डिटेल में जाएंगे, आगे फर्दर स्टडीज में जाएंगे आफ्टर 12th, तो उसमें आप लोगों को पता लगेगा, ठीक है। अब क्या है कि ये 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग हॉर्मोन्स को स्रावित करती हैं। तो यहाँ वर्ड आया एक हार्मोन, हालांकि आपके ग्रंथि वाले पार्ट में दोबारा आएगा ये हार्मोन। क्या है, लिख लो, रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और एक विशेष लक्ष्य अंग पर जाकर कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है इसमें बेटा, इसमें कौन सी सेल्स हैं। अब पहली सेल है अल्फा कोशिकाएं, हिंदी में अल्फा ऐसे लिखते हैं, अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं, ठीक है। ये क्या करती है, ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित करती है। हालांकि जब मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा आपको पूरी, तो ग्लूकेगॉन को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ग्लूकेगॉन हार्मोन्स जो है उसको स्रावित करती है। आई बात समझ में। बीटा सेल्स मैंने इसको बेटा 3 स्टार दे रखा है। काफी बार क्वेश्चन आता है, ये नीट में भी आता है कि अग्नाशय ग्रंथि में कौन सी कोशिकाओं से हार्मोन्स इंसुलिन निकलता है। ये बीटा सेल्स जो इंसुलिन निकलता है, हार्मोन निकालते हैं। अच्छा, यह हमारे ब्लड की शुगर लेवल को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ब्लड शुगर लेवल को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई नियंत्रित ब्लड शुगर लेवल को, अगर बात करें तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा है ना बेटा, उस अतिरिक्त मात्रा को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उस अतिरिक्त मात्रा को क्या कर रहा है, ये सोख रहा है। ओके, फिर आती है गामा सेल्स। अच्छा, इन्हें काफी केस में गामा सेल्स बोलते हैं, लेकिन काफी लोग बुकों में इसे डेल्टा सेल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, यही है, ठीक है। कोशिकाएं भी कहा जाता है जिनसे सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, गैस्ट्रिन और सीरोटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। आई बात समझ में। 3 हार्मोन निकलते हैं, सोमैटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन और सीरोटोनिन, ये तीनों ही निकलते हैं। तो ये हुए आपकी पाचन ग्रंथियां कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं पाचन की क्रियाविधि बेटा। हालांकि जो पाचन की क्रियाविधि है, हम मनुष्य की बात करें, हमारी बात करें, हम लोग हमारी बात कर रहे हैं, तो लोग क्या पाचन को पढ़ा के छोड़ देते हैं। लेकिन पाचन की क्रियाविधि में केवल पाचन को ही नहीं पढ़ना है, 5 अलग अलग पॉइंट आते हैं। पहला है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब भोजन को मुख गुहा में प्रवेश करवाना, ठीक है, भोजन का मुख गुहा में प्रवेश कराना।
फिर आता है पाचन, हालांकि इसको तो आप जानते हो, पाचन का मतलब पता है क्या है? कन्वर्जन ऑफ लार्ज पार्टिकल इनटू सिंपल वंस, यानी जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित करना। जटिल पदार्थों को किसमें परिवर्तित करना? सरल पदार्थों में, ठीक है, ओके। अब आता है उसके बाद अवशोषण। भाई पाचन तो आपने कर लिया, पाचन यानी कि जटिल जो आप लोगों ने जो भी स्टार्च वगैरह खाया था, स्टार्च को आपने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अवशोषण का मतलब क्या है कि अब उस जो आपके काम की चीज है, ठीक है ना, उसको आप लोग कहाँ ले जा रहे हो? काम की चीज को कहाँ ले जा रहे हो? आप लोग प्रॉपरली उसे अपने शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचा रहे हो। जैसे अगर मैं बात करूं, कॉमन एग्जांपल, हम लोग नया घर बनाते हैं, ठीक है, अब पुराना घर हमसे शिफ्ट करना है, नया हमने कोई पर्टिकुलर खुद का बना दिया, पुराना पुश्तैनी था, तो पुश्तैनी में हम लोग जो कबाड़ है, एक्स्ट्रा थिंग्स है, उनको तो वहीं छोड़ के जाते हैं। नए घर में क्या है कि आप लोग नई चीजों को लेके जाते हैं, ठीक है ना, अपनी जो रीजनेबल थिंग्स है, यूजेबल थिंग्स है, उनको लेके आते हो। तो अवशोषण मतलब पाचन के बाद जो मेन चीजें शरीर को चाहिए उनको अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। फिर आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब पता है क्या है कि इस भोजन से, अब जो पचित भोजन है आपका ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से क्या बनाना? एनर्जी बनाना, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और फिर आता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब पता है क्या होता है? नॉर्मली बहिक्षेपण के अंदर जो वेस्ट बना है उस वेस्ट को बाहर निकाल देना। अगर वेस्ट शरीर में रखेंगे तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो कई तरह की बीमारियां होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक आज के लेक्चर में मैं इंक्लूड कर रहा हूं, हालांकि ये लेक्चर वैसे इसी पे खत्म हो जाना चाहिए था, बट कोर्स वाइड है, हम लोगों को थोड़ा तेज भी बढ़ना है आगे, उस केस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अंतःग्रहण, इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण, अंतर मतलब किसी के अंदर लेना, अंदर लेना, ग्रहण मतलब लेना, भाई किसी भी जीव द्वारा भोजन को अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है, ठीक है, सब समझ रहे हो, शब्द का मतलब समझ गया। अच्छा, मानव क्या है? होलोजोइक है। मनुष्य क्या है? सर्वहारी है। मनुष्य क्या है? सर्वहारी, यानी कि होलोजोइक एनिमल। कौन सा एनिमल है? होलोजोइक एनिमल है, तो सर्वहारी प्राणी है। अब होलोजोइक है, होलोजोइक है तो उसमें क्या केस में हो रहा है? सुनिएगा मेरी बात। अब मनुष्य में अगर होलोजोइक है तो जो अंतःग्रहण की क्रिया है उसमें दो चरण होते हैं। कौन कौन सा? देखो लिखा भी हुआ है। पहला आता है आपका प्रथम चरण, जिसमें भोजन को चबाया जाता है। भाई कोई एप्पल है, सेब है, अब अंतःग्रहण पूरा तो मुंह में आ नहीं सकता, आप लोग बाइट ही तो लोगे। तो पहले क्या है, जो आपके कृतनक है, जो आपके इंसिजर्स है, वो काटते हैं, काटने के बाद वो टुकड़ा आपके मुंह के अंदर गया, तो भोजन को काट कर चबाया जाता है, ठीक है, पहले चरण में। और दूसरे में उसे निगला जाता है। सीधा थोड़ी निकलते, मेंढक थोड़ी है भाई हम लोग, मेंढक में तो ठीक है अलग, एक बार ही निकल लिया जाता है तो अलग है, ओके। देन क्या कह रहे हैं, अब सुनिएगा, जो कृतनक है ना, कृतनक, कृतनक मतलब आपके जो इंसिजर्स हैं, इंसिजर्स, वो दांत क्या करते हैं? भोजन को पीस में काटते हैं, टुकड़ों में काटते हैं, ठीक है। अब काटकर अंतःग्रहण की क्रिया का प्रारंभ किया जाता है। काटा तो तभी तो, कोई भी बाइट है काटोगे तभी तो जाएगा बगल कैविटी में, ठीक है ना। चाहे आप लोग सुन लो मेरी बात, हम लोग रोटी का रोल बना के खा रहे हैं, ठीक है ना, कोई रोल वगैरह खा रहे हैं, अब वो रोल क्या आप लोग फोल्ड करके माउथ के सामने ले जाओगे, वो दांत ही तो काटते हैं उसको, ठीक है ना, ओके। उसके बाद फिर प्रीमोलर और मोलर्स, अग्र चवर्णक और चवर्णक, जिसको आप लोग पीएम साहब बोलते हो और एम साहब बोलते हो, ठीक है। प्रीमोलर और मोलर वो उसे चबाते हैं। अच्छा, फिर कैनाइन का क्या मतलब होता है? चीफाड़ करना, ऑपरेशन करने वाले होते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये क्रिया होती कहाँ है? सुनिएगा मेरी बात, काफी बार क्वेश्चन आते हैं कि अंतःग्रहण की क्रिया मानव शरीर में कहाँ होती है? बकल कैविटी में, नॉट माउथ, मुंह मत लिखना, मुख मत लिखना, मुख गुहा, बकल कैविटी, क्लियर है ना। अब मुख गुहा में कौन कौन अंग काम में आ रहा है? दांत काम में आ रहा है, ठीक है, दांत काट रहे हैं। पेशियां, पेशियां क्या कर रही है? गति प्रदान कर रही है, तो दांतों की जो पेशियां है वो भी काम में आ रही है। और जीभ, जीभ क्या कर रही है? काटने के बाद जब चल आप लोगों ने चबाया तो चबाने के टाइम पर उसको पूरे को घुमाती है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ स्टार बनाया हुआ, जीवा की सहायता से भोजन को मुख गुहा में घुमाया जाता है। अगर नहीं घुमाएंगे तो क्या होगा? कई बार क्वेश्चन आता है, तो बेटा आपकी लार ग्रंथियां एक्टिवेट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और लार ग्रंथियां एक्टिवेट नहीं होंगी तो भोजन में लार नहीं आएंगी और निकलने में परेशानी होगी। तो क्वेश्चन लिख लो,
या फिर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऐसा आता है तो कि अगर भोजन को जीवा के द्वारा ना घुमाया जाए तो क्या होगा? तो उत्तर क्या आता है? इस स्थिति में मुख गुहा की पेशियां सक्रिय अवस्था में नहीं आ पाती, जिससे लार ग्रंथि जो है, ये लार ग्रंथि सक्रियकरण नहीं हो पाता और लार ग्रंथि के एंजाइम्स और लार का स्त्रावण नहीं होता, जिससे भोजन लसलसा नहीं बन पाता और निगलने में कठिनाई होती है। तो अब लार ग्रंथियां जो भोजन में लार को मिला देंगी, भाई घुमा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो जीभ क्या करती है? एक शाफ्ट की तरह काम करती है, घूमती रहती है, ठीक है। शाफ्ट आप लोगों ने रही देखी है, आप हम लोग जो नॉर्मल गाँवों से लोग हैं उनको सबको पता होगा, रही मतलब होता है दूध पिलोने की, उसमें बेटा स्टील की शाफ्ट लगी रहती है, ठीक है, ओके। अब लसलसा बनाकर उसको और चिकना बनाया जाता है, ठीक है, और ऐसे भोजन को आप लोग निवाला, एक्चुअल में निवाला उसको बोलते हैं, निवाला हम लोग बाइट को नहीं बोलते, बाइट अलग होता है, ठीक है ना। उसी भोजन को आप लोग निवाला और बोलस बोलते हो, बोलस मतलब चिकना, ठीक है, बोलस, हालांकि बोलस मतलब वो मतलब होता है फूड और लस मतलब चिकना, ठीक है ना, बोलस बोलते हो। और ये बोलस एंड में कहाँ है? इसको आप लोग निगल लेते हो, यानी कि आप ईसोफेगस में भोजन चला जाता है। उसके बाद आता है पाचन की क्रियाविधि। ये पाचन की क्रियाविधि हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।